हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी कैंप। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीबीएसई क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 2 किंग्स फार्मर्स एंड टाउन द अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमिक्स की एमसीक्यू। तो ये हमारा पार्ट 2 है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। व्हाट वाज धर्मसूत्रास? तो धर्मसूत्रास क्या थे? संस्कृत टेक्स्ट कंपोज बाय ब्राह्मणास, प्राकृत टेक्स्ट कंपोज बाय ब्राह्मणास, अ रिचुअल परफॉर्म्ड बाय किंग, या फिर बुद्धिस्ट टेक्स्ट। तो इनमें से कौन से ऑप्शन जो है हम लोग देखते हैं करेक्ट होगा। तो धर्मसूत्रास जो है ये क्या थे? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, संस्कृत टेक्स्ट कंपोज बाय ब्राह्मणास। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। फाइंड करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमें फाइंड करना है। From the 6th century BC onwards, Brahmanas began composing Sanskrit text known as धर्मसूत्रास। तो बिल्कुल ये तो जस्ट अभी हम लोगों ने देखा कि ये करेक्ट है, तो ये बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है। Now, धर्मसूत्रास laid down norms for common people but not for the rulers। तो ये जो धर्मसूत्रास जो थे इनमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे गए थे, तो ये सिर्फ कॉमन लोगों के लिए थे, जो रूलर्स जो होते हैं उनके लिए नहीं था। ये गलत है। धर्मसूत्रास में जो भी नॉर्म्स लिखे गए थे, जो भी नॉर्म्स प्रेजेंट थे, वो रूलर्स के लिए भी थे। ठीक है, तो ये वाली तो गलत हो जाएगी। करेक्ट फाइंड करना है हमें ओनली वन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। एसेशन रीजन है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग एसेशन क्या है। बिटवीन द 6th and 4th सेंचुरी बीसी मगध बिकेम द मोस्ट पावरफुल मगध महाजनपद। तो हम लोग देखेंगे कि 6th सेंचुरी या 4th सेंचुरी बीसी के टाइम पीरियड में मगध जो है ये सबसे ज्यादा पावरफुल जो है ये महाजनपद बनके सामने आएगा। ऐसे तो टोटल महाजनपद कितने थे? 16 थे। अब उनमें से सबसे पावरफुल बनके सामने आएगा मगध। तो बिल्कुल ये ट्रू है। रीजन इसका हम लोग देखेंगे कि गुड एग्रीकल्चर, आयरन माइंस, cheap and convenient communication system helped मगध to become most powerful महाजनपद। तो बिल्कुल ये सारे ही फैक्टर्स ने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया मगध को बहुत ही ज्यादा पावरफुल महाजनपद बनाने के लिए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। तो हम लोग देखेंगे हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। फाइंड इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें फाइंड करना है। हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं। रेड्स ऑन द नेबरिंग स्टेट्स वे नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ लेजिटिमेट मेन ऑफ एक्वायरिंग वेल्थ। तो देखो, एक स्टेट क्या होता था पहले के टाइम में, एक स्टेट दूसरे स्टेट के ऊपर अटैक करता था और वो स्टेट से ज्यादा रिसोर्सेस को वहां से वो लूटने का कोशिश करता था या वहां से वो लेने की ट्राई करता था, सामने वाले कंट्री के रूलर को, सामने वाले एरिया जो है उसके रूलर को हरा करके, डिफीट करके। तो ये जो इस तरह की जो एक्टिविटी जो थी, तो इसको लेजिटिमेट नहीं माना जाता था, अच्छा नहीं माना जाता था, ये गलत तरीका माना जाता था वेल्थ एक्वायर करने का। ये यहाँ लिखा हुआ है, नहीं ये गलत है। बिल्कुल यहाँ पे इसको रिकॉग्नाइज करते थे एज अ लेजिटिमेट वे, बिल्कुल इसको रिकॉग्नाइज करते थे। ठीक है, हम लोग आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। ऑल स्टेट एक्वायर्ड द स्टैंडिंग आर्मी एंड द मेंटेन रेगुलर ब्यूरोक्रेसी। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जितने भी स्टेट्स जो थे, जो भी महाजनपद जो भी थे, उनकी अपनी आर्मी थी। ठीक है, तो जब कभी भी उनको वॉर करना होता था किसी दूसरे कंट्री या दूसरे महाजनपद के साथ, तो उनके पास एक पहले से एक आर्मी होती थी जो ये वॉर में पार्टिसिपेट करती थी। तो उनके पास एक रेगुलर ब्यूरोक्रेसी भी होती थी और ये सभी स्टेट्स के पास होता था। ये भी गलत है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। सभी स्टेट्स के पास नहीं होता था। कुछ स्टेट्स ऐसे भी थे जहां पे हम लोग ये देखते थे कि वो लोग, उनके पास थी मिलिशियास जो थे। इसका मतलब ये है कि जब कभी भी उनके कंट्री में प्रॉब्लम्स आती थी तो वो कुछ अलग अलग ग्रुप्स के लोगों को वो जमा करते थे। ठीक है, और उनको एज अ आर्मी यूज करते थे। तो पहले से फिक्स आर्मी नहीं होती थी, जब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी तब वो लोग उस तरह से ग्रुप्स को क्रिएट करते थे, वॉरियर के ग्रुप्स को। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा इनकरेक्ट कौन सा होगा? बोथ, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। मगध वाज इन प्रेजेंट डे। तो मगध जो है ये बेसिकली प्रेजेंट डे, अगर हम लोग हमारे जो स्टेट्स है उनको अगर हम लोग देखें तो कहां पे ये मिलेगा? बिहार, उड़ीसा, बंगाल, पंजाब। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन 1 बिहार। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मगध यूज टू गेट आयरन फ्रॉम द माइंस ऑफ प्रेजेंट डे। तो मगध में हम लोग देखेंगे, मगध का पावरफुल बनने का पीछे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इनके पास आयरन का एक्सेस था। इनके पास आयरन था, उससे वो लोग वेपन्स बनाते थे, फिर वो आयरन से बहुत सारे टूल्स बनाते थे और उस टूल्स से वो लोग बहुत ही अच्छा एग्रीकल्चर करते थे। तो ये आयरन इन्हें मिलता कहां से था?
झारखंड, बिहार, राजस्थान, नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है झारखंड। इन्हें ये आयरन ओर्स वगैरह जो है, ये आयरन जो है ये झारखंड से मिलता था। क्वेश्चन नंबर 37, फाइंड करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमें फाइंड करना है। मोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शन वेयर इन पाली लैंग्वेज। ज्यादातर जो अशोका के जो इंस्क्रिप्शन जो मिले हैं वो पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, पाली लैंग्वेज में नहीं मिले हैं। आप मुझे कमेंट करके बताना तो पाली नहीं तो कौन सी लैंग्वेज में लिखी जाती थी अशोका की स्क्रिप्ट। नाउ मोस्ट प्रकृत स्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शंस वेर रिटन इन ब्राह्मणी स्क्रिप्ट। जो भी इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जो प्रकृत लैंग्वेज में लिखे गए थे, ठीक है, तो उनकी जो स्क्रिप्ट थी वो स्क्रिप्ट कौन सी थी? ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी। देखो, एक तो होता है लैंग्वेज और दूसरा एक और जो होता है वो होता है स्क्रिप्ट। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग जैसे हिंदी हम लोग अगर बोलते हैं या फिर आप जैसे इंग्लिश की बात करो तो इंग्लिश में हम लोग ऐसे A B C D ऐसे करके लिखते हैं। अगर आप फ्रेंच को देखो तो फ्रेंच में भी तो ABCD वगैरह ही यूज करके वो लोग लिखते हैं। लेकिन हम लोग यानी कि इंग्लिश की जो इंग्लिश बोलने वाले हैं या फिर जो फ्रेंच बोलने वाले हैं, इनकी स्क्रिप्ट सेम है, इनकी स्क्रिप्ट सेम है लेकिन लैंग्वेज डिफरेंट है। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि जो प्राकृत इंस्क्रिप्शन जो होती थी इनकी स्क्रिप्ट कौन सी होती थी? तो इनकी स्क्रिप्ट होती थी ब्राह्मणी स्क्रिप्ट होती थी। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, हमें करेक्ट फाइंड करना है ओनली 2। जैसा कि मैंने पूछा, आप कमेंट करके आप मुझे बताना कि अशोका की जो इंस्क्रिप्शन जो है वो पाली लैंग्वेज में नहीं होती थी तो कौन सी लैंग्वेज में ज्यादातर स्क्रिप्ट थी। आगे बढ़ते हैं। असर्शन रीजन है, हम लोग यहाँ पे देखते हैं नेशनलिस्ट लीडर इन 20th सेंचुरी रिगार्डेड अशोका एज एन इंस्पायरिंग फिगर। तो हम लोग देखेंगे हमारे कंट्री में जब फ्रीडम मूवमेंट चलेगा या फिर 20th सेंचुरी का जो भी टाइम पीरियड होगा तो हमारे जो नेशनलिस्ट लीडर थे वो अशोका को बहुत ही रिस्पेक्टफुली, बहुत ही एक इंस्पायरिंग फिगर के वे में देखते थे कि वो उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमें उनको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो क्या कारण है? ये जो असर्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। क्या कारण है इसका? बिकॉज अशोका वॉज द पावरफुल एंड द मोस्ट हम्बल देन लेटर रूलर्स हु अडॉप्टेड ग्रैंडोनाइज टाइटल्स। हम लोग देखेंगे कि ये जो पूरा ये मगध में जो भी किंग्स वगैरह आएंगे इनमें अशोका के बारे में देखेंगे, ये बहुत ही पावरफुल किंग थे। ठीक है, तो काफी पावर था इनके पास। और इसके साथ ही हम लोगों ने अशोका का धम्म के बारे में सुना है ना। हम लोगों ने सुना है कि किस तरह से अशोका ने वायलेंस को छोड़ दिया और फिर उसके बाद में वो बहुत सारे वेलफेयर एक्टिविटी में लग गया, मतलब बहुत ही ज्यादा हम्बल थे। तो इस कारण से नेशनलिस्ट लीडर जो है वो उनको एक इंस्पायरिंग फिगर मानते हैं। मतलब रीजन भी करेक्ट है। अब बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है, हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। इनिशियली विच प्लेस वाज द कैपिटल ऑफ मगध। तो मगध की स्टार्टिंग में कैपिटल कौन थी? ठीक है, तो यहां पे हम लोग देखेंगे स्टार्टिंग में इनकी जो कैपिटल होगी वो होगी राजगह। ठीक है, स्टार्टिंग में जो इनकी कैपिटल होगी राजगह। बाद में हम लोग देखेंगे ये लोग अपना कैपिटल भी शिफ्ट करेंगे, पाटलिपुत्र में शिफ्ट करेंगे, पर वो बाद में होगा। स्टार्टिंग में इनकी जो कैपिटल थी वो राजगह थी। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राजगह। तो ये जो राजगह वर्ड जो है जहां पे मगध की कैपिटल थी, इस वर्ड का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है इसका? तो यहां पे देखते हैं हाउस ऑफ द वॉरियर। दूसरा स्टेटमेंट, इट वाज द टाइटल अडॉप्टेड बाय किंग। तीसरा ऑप्शन हाउस ऑफ द किंग या फिर स्मॉल किंगडम। करेक्ट आंसर यहां पे होगा हाउस ऑफ द किंग, हाउस ऑफ द किंग। आगे बढ़ते हैं। लेटर इन 4th सेंचुरी बीसी मगध कैपिटल वाज शिफ्टेड टू। तो जस्ट मैंने इसका आंसर थोड़ी देर पहले ऑलरेडी आपको बता दिया है कि मगध की कैपिटल जो है स्टार्टिंग में तो राजगह थी लेकिन बाद में इसको शिफ्ट किया जाएगा पाटलिपुत्र में। तो ये तो ऑलरेडी मैंने बता दिया, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। फाइंड करेक्ट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि अशोकन इंस्क्रिप्शंस वेयर इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वेयर अरबिक एंड ग्रीक लैंग्वेज। देखो हमारा कंट्री का जो नॉर्थ वेस्ट का जो इलाका जो है, बेसिकली हमारा अभी हम लोग जिस कंट्री का बात कर रहे हैं ये इंडिपेंडेंस से पहले का बात कर रहे हैं। ठीक है, मौर्य मगध डायनेस्टी का बात कर रहे हैं। तो मतलब नॉर्थ वेस्ट से यहाँ मतलब है जो पाकिस्तान का जो नॉर्थ वेस्ट अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ जो एरिया है, ठीक है, वहां की बात कर रहे हैं हम लोग। तो वहां पे जो अशोका की इंस्क्रिप्शंस मिली है वो इंस्क्रिप्शंस जो है जनरली अरबिक और ग्रीक लैंग्वेज में लिखी हुई मिली है। वहां पे जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं अशोकन लैंग्वेज, अशोकन इंस्क्रिप्शंस मिली है वो अरबिक और ग्रीक में लिखी हुई मिली है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। नाउ सम ऑफ द नॉर्थ वेस्ट इंस्क्रिप्शंस वेयर रिटन इन खारोस्थी। ये भी सही है, जो नॉर्थ वेस्ट में जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उनमें से कुछ इंस्क्रिप्शन जो है वो खारोस्थी में लिखे गए थे। तो ये भी ट्रू है।
और तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं कि अरबिक एंड ग्रीक स्क्रिप्ट्स वेर यूज्ड फॉर इंस्क्रिप्शन इन अफगानिस्तान। बिल्कुल, अफगानिस्तान में भी जो भी अशोका की इंस्क्रिप्शंस मिली है तो वहां पे भी अरबिक और ग्रीक स्क्रिप्ट्स को यूज किया गया है। तो ये तीनों ही करेक्ट है, हमारा आंसर होगा ऑल। ओके, तो हम लोग आगे अच्छा वेट, मैंने एक माइनर मिस्टेक किया। यहाँ पे स्टेटमेंट वन जो है ये रॉन्ग होगा। मैंने यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट नहीं होगा, ये नॉर्थ वेस्ट होना चाहिए था। नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में अरबिक एंड ग्रीक लैंग्वेज में मिले हैं, मतलब स्टेटमेंट वन जो है ये रॉन्ग हो जाएगी। तो करेक्ट होगा कौन सा, 2 और 3 करेक्ट होगा। तो हमारा सॉरी, आपको परेशानी हुई इस कारण से, तो हमारा आंसर होगा 2 और 3। मैं माफी चाहता हूं इसके लिए। आगे बढ़ते हैं, 43 हमें इनकरेक्ट फाइंड करना है। तो फाइंड इनकरेक्ट। चंद्रगुप्ता मौर्य फाउंडेड द एम्पायर इन 321 सीई। तो ये स्टेटमेंट जो है ये स्टेटमेंट गलत है। देखो 321 तो है लेकिन सी नहीं है, बीसीई है ना, बिफोर कॉमन एरा जो है वो है, कॉमन एरा नहीं है। तो हम लोग ये देखेंगे कि ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगी। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, हिज कंट्रोल वाज एक्सटेंडेड एज फार एज नॉर्थ वेस्ट एज अफगानिस्तान एंड बलूचिस्तान। तो हम लोग ये देखेंगे इनकी जो एम्पायर था, इनका जो एम्पायर था वो अफगानिस्तान बलूचिस्तान तक टच करता था। बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इनकरेक्ट फाइंड करना है हमें, कौन सा इनकरेक्ट है, ओनली वन। आगे बढ़ते हैं, फाइंड इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें चाहिए यहाँ पे। चंद्रगुप्ता मौर्य सन चंद्रगुप्ता मौर्य सन अशोका कंकर्ड कलिंगा। अशोका जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो सन है, ये अशोका इन्होंने क्या किया, कलिंगा को कंकर्ड किया, कलिंगा को जीता। बिल्कुल अशोका ने तो कलिंगा को जीता था, लेकिन चंद्रगुप्ता मौर्य का सन नहीं, ये तो ग्रैंड सन था। तो ये वाला था स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कलिंगा इज प्रेजेंट इन प्रेजेंट डे उड़ीसा। बिल्कुल प्रेजेंट डे उड़ीसा का जो पार्ट है वो है कलिंगा, उस समय जो कलिंगा था। ठीक है, नाउ स्टेटमेंट थर्ड, कलिंगा डिड नॉट हैड कोस्टल एरिया। ये स्टेटमेंट गलत है। कलिंगा जो है वहां पे कलिंगा की कोस्टल एरिया भी थी, मतलब कलिंगा जो है उससे समुद्र का किनारा वहां पे लगता था। तो स्टेटमेंट 1 और 3 जो है ये इनकरेक्ट है, हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, फाइंड इनकरेक्ट। इनकरेक्ट यहाँ पे फाइंड करना है हमें। The account of Megasthenes helped to reconstruct the history of Mauryan Empire। तो जो मेगास्थनीज के जो अकाउंट्स मिले, अकाउंट्स मतलब मेगास्थनीज ने जब आया था, मेगास्थनीज जब मौर्यन एम्पायर के टाइम में आया था तो उसने जो भी कुछ लिखा है मौर्यन एम्पायर के बारे में, इससे हमें काफी कुछ जानने को मिलता है उसके मौर्यन एम्पायर के बारे में। बिल्कुल ट्रू है। ही वॉज अ पर्शियन एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो वो एम्बेसडर थे चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, ये तो सही बात है, लेकिन पर्शियन नहीं थे, वो तो थे ग्रीक, वो तो थे ग्रीक, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और तीसरा हम लोग यहाँ पे देखते हैं, द अकाउंट ऑफ मेगास्थनीज हैव बीन फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट एज कंप्लीट बुक। तो मेगास्थनीज ने जो भी कुछ लिखा था उस टाइम में मौर्य एम्पायर के बारे में, तो वो एज अ कंप्लीट बुक हमें मिला है, ऐसा नहीं है, ये गलत है। जो भी बुक है वो डैमेज हो चुका है, बहुत ही छोटे छोटे कुछ इस तरह के पीसेस वगैरह में इस तरह से मिले हैं, है ना, कहीं इवन इनके बारे में मेंशन किसी दूसरे बुक में मिला है, तो ऐसा हुआ है। तो स्टेटमेंट 3 जो है ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें जो है फाइंड करना है इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट होगा हमारा 2 और 3, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अर्थशास्त्र वाज कंपोज्ड बाय। तो अर्थशास्त्र जो है इनको किन्होंने लिखा था, अशोका, कौटिल्य, चंद्रगुप्ता या फिर मेगास्थनीज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कौटिल्य। आगे बढ़ते हैं, फाइंड इनकरेक्ट। The inscription of Ashoka on rock and pillar are often regarded as among the most valuable source। तो हम लोग ये देखेंगे कि जो भी इंस्क्रिप्शंस मिली है अशोका की, जो रॉक्स पे थे एंड पिलर्स पे थे, तो इनको माना जाता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है, क्योंकि बहुत सारी नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन हमको मिलती है इन इंस्क्रिप्शन से। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ट्रू है। नो, आगे हम लोग देखते हैं कि चंद्रगुप्ता इज ट्रेडिशनली बिलीव टू बी द मिनिस्टर ऑफ कौटिल्य। चंद्रगुप्ता जो थे ये कौटिल्य के मिनिस्टर थे, नहीं ये तो गलत है, ये तो उल्टा है ना, कौटिल्य जो है थे ये मिनिस्टर थे, तो ये तो गलत हो जाएगी। इनकरेक्ट फाइंड करना है हमें, ओनली 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। फाइंड करेक्ट। Ashoka was the first ruler who inscribed his message to his subject and official on stone surface in India। So अशोका जो है हम लोग देखेंगे कि ये पहला ये ऐसा रूलर बनेगा जो इस तरह के मैसेजेस जो है वो रॉक्स के ऊपर में, स्टोन सरफेस के ऊपर में अपने सब्जेक्ट्स के लिए एंड ऑफिशियल्स के लिए जो है इस तरह से बनवाएगा। ठीक है, तो ये इंडिया में पहला बार होगा, तो ये बिल्कुल ये ट्रू है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं
स्टेटमेंट 2 की तरफ, His message was inscribed on natural rock but not polished pillar। तो इनके जो भी मैसेज थे वो नेचुरल रॉक पे तो थे लेकिन कोई पॉलिश पिलर्स पे नहीं था। ये स्टेटमेंट गलत है। नेचुरल रॉक पे भी था और पॉलिश पिलर पे भी था, तो ये तो गलत हो जाएगी। He used the inscriptions to proclaim what he understood to be धम्मा। तो उन्होंने अपने इंस्क्रिप्शंस, जो रॉक के ऊपर जो भी इंस्क्रिप्शंस वगैरह उन्होंने, अशोका के जो भी इंस्क्रिप्शंस है वहां पे आप देखोगे वहां पे कंटेंट क्या है, तो वहां पे बेसिकली धम्म के बारे में बात किया गया है। ठीक है, अगर आपको पता है धम्म क्या है तो आप मुझे बताना, तो टेक्स्ट करके, कमेंट करके। तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे करेक्ट फाइंड करना है 1 and 3, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। द टर्म धम्मा डज नॉट मीन, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है जो धम्मा से रिलेट नहीं करता है? रिस्पेक्ट टुवर्ड एल्डर्स, ये सही बात है। जेनरसिटी टुवर्ड्स ब्राह्मणस, ये भी ओके है। ट्रीटिंग सेल्फ एंड सर्वेंट काइंडली, ये भी ओके है। रिस्पेक्टिंग फॉर रिलीजन एंड ट्रेडिशन नॉट अदर देन ओन्स, ये गलत है। तो धम्मा की इनमें से कौन सी मीनिंग नहीं है? मतलब ये तीन तो धम्मा की मीनिंग है, ये वाली नहीं है, मतलब हमारा आंसर होगा ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं। assertion region, many of the historian believe Ashoka was more powerful and industrious। तो हम लोग ये देखेंगे बहुत सारे जो हिस्टोरियंस जो है वो ये मानते हैं कि अशोका बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इंडस्ट्रियस था। बिल्कुल ये करेक्ट बात है। द मैसेज ऑन अशोकन इंस्क्रिप्शंस वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द मोस्ट अदर रूलर्स। तो अशोका की जो भी इंस्क्रिप्शंस मिली है वो बाकी जो दूसरे रूलर्स है उनसे काफी डिफरेंट है, तो ये भी बिल्कुल ट्रू है। अब हम लोग देखेंगे क्या ये सही एक्सप्लेनेशन है। तो आप देखो, अशोका बहुत ज्यादा पावरफुल था, ठीक है, अशोका बहुत ज्यादा पावरफुल था, यहां पे हम लोग देखेंगे तो ये तो सही बात है। अब पावरफुल होने के पीछे रीजन क्या था? तो रीजन क्या बस इतना था कि अशोका की इंस्क्रिप्शंस जो है वो बाकी सब रूलर से डिफरेंट था क्या? बस ये रीजन था। ठीक है, तो यानी कि हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ई तो नहीं होगा क्योंकि दोनों ही ट्रू है। ए और बी में से कोई होगा। आप लोग इसको ट्राई कर पाओगे? आप लोग इसे ट्राई करो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ तो इसमें से कौन सा ट्रू होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। हाउ मेनी मेजर पॉलिटिकल सेंटर वेर देयर इन मगध एम्पायर? तो मगध एम्पायर के टाइम में हम लोग देखेंगे कितने मेजर पॉलिटिकल सेंटर थे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 5। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट मेजर पॉलिटिकल सेंटर इन मगध एम्पायर? तो अब जैसे अभी हम लोगों ने देखा 5 जो है वो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर थे। सो उनमें पाटलिपुत्र बिल्कुल था, तक्षशिला था, स्वर्णगिरी था, मास्की नहीं था, मास्की नहीं था। ठीक है, तो यहां पे ये 3 हो गए। रिमेनिंग 2 अगर आपको पता है तो अगेन मैं आपसे फिर से बोलूंगा, आप कमेंट करके बताओ मुझे। ठीक है, और इसके अलावा एक और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, और आपकी कोई भी डाउट एंड क्वायरी होती है तो आप टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम मेरी जो ग्रुप है डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, आप वहां जुड़ के मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो या फिर अपने डाउट्स जो है वो डिस्कस कर सकते हो। तो यहाँ कौन सी आंसर हो जाएगी? ऑप्शन सी, मास्की। मास्की जो है ये पॉलिटिकल सेंटर नहीं था। फाइंड करेक्ट, तो करेक्ट स्टेटमेंट हमें फाइंड करना है यहाँ पे। तो स्टेटमेंट 1 को हम लोग देखते हैं सबसे पहले। तो इंस्क्रिप्शन ऑन रॉक एंड पिलर वर्चुअली हैड सेम मैसेज एनग्रेव्ड। तो अशोका की बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस मिली है रॉक्स में या पिलर्स में, पॉलिश सरफेस में। आज जनरली हम लोग देखेंगे कि उनमें काफी सिमिलर मैसेज ही था। ठीक है, धम्म के बारे में बात किया जा रहा था, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। दूसरा स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं, नो इंस्क्रिप्शंस वेयर फाउंड इन आंध्र प्रदेश। तो हम लोग देखेंगे कि आंध्र प्रदेश में किसी भी तरह का इंस्क्रिप्शन जो है वो नहीं मिला है, ये गलत है। बिल्कुल आंध्र प्रदेश में भी मिला है, तो हमारा स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट होगा? ओनली 1। आगे बढ़ते हैं असर्शन रीजन की तरफ। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, हिस्टोरियन बिलीव दैट मगध एम्पायर डिड नॉट हैड यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम थ्रू आउट द एम्पायर। देखो मगध एम्पायर जो है ये बहुत ही ज्यादा बड़ा एम्पायर था, तो इतना ज्यादा बड़ा एम्पायर को आज के डेट में, हमारे जैसे इतना बड़ा सा कंट्री है तो आज के डेट में तो बहुत सारा टेक्नोलॉजी है, जीपीएस है, इंटरनेट है, हम लोग उससे मैनेज करते हैं, लेकिन उस टाइम तो ऐसा नहीं था। तो इतना ज्यादा बड़ा जो एम्पायर था मगध डायनेस्टी का, तो इतना बड़ा एम्पायर को मैनेज करना बहुत प्रॉब्लमेटिक था। एज ए रिजल्ट पूरा का पूरा एम्पायर में एक सिमिलर यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन होना ये थोड़ा मुश्किल था। तो हिस्टोरियन बिलीव करते हैं कि मगध एम्पायर जो है उसमें एक यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो है वो नहीं था। बिल्कुल सही बात है, नहीं था। रीजन क्या है इसका? मगध रूलर्स वेयर वीक टू हैव यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम थ्रू आउट द एम्पायर। मगध रूलर जो है वो वीक थे, वो यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो है पूरे एम्पायर में एस्टेब्लिश नहीं कर पाए। ये स्टेटमेंट गलत है।
देखो, यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम नहीं होने का कारण क्या है कि इनका जो एम्पायर था वो बहुत लार्ज था, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी था। तो एक्चुअल रीजन ये था, ठीक है। तो वीक वाला रीजन नहीं होगा, तो रीजन तो करेक्ट हो गया, असर्शन करेक्ट है, हमारा आंसर होगा ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, फाइंड इनकरेक्ट। So historians believe that administrative control was strongest in the areas around the capital and the provincial center। तो जैसे मैंने बताया मगध डायनेस्टी की एम्पायर जो है इतनी बड़ी थी, तो पूरा कंट्री में यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन होना तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन हाँ जहां पे कैपिटल थे या फिर जो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर थे वहां पे हम लोग देखेंगे कि वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो काफी बेहतर था, वहां पे काफी स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था। So historians believe that administrative control was strongest in area around the capital and the provincial center। बिल्कुल ये ट्रू है। तक्षशिला and उज्जैनी were very far from important long distance trade routes। तक्षशिला और उज्जैनी जो है हम लोग इनको देखेंगे, ये जो प्लेस जो थे, ये जो बिजनेस होने का जो रूट होता था, ठीक है, जो बिजनेस होने के जो रूट होते थे, मान लो कि यहाँ से काफी सारे लोग मान लो कोई क्लोथ बनाते थे, मान लो यहाँ से इस प्लेस पे काफी सारे लोग क्लोथ बनाते थे, अब मान लो इस प्लेस पे लेके जाते थे, तो ये जो इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है इससे तक्षशिला और उज्जैनी जो है ये काफी डिस्टेंस पे था, काफी दूर था। नहीं ये गलत है, काफी नजदीक था, इवन ट्रेड रूट पे ही था ये, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। हम लोग देखेंगे इनकरेक्ट फाइंड करना है, तो हमारा होगा ओनली 2। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मेगास्थनीज मेंशन्ड अ कमेटी विद सब कमेटी फॉर कोऑर्डिनेटिंग मिलिट्री एक्टिविटी। तो मिलिट्री एक्टिविटी को मैनेज करने के लिए मेगास्थनीज हमें के बुक से हमें मेगास्थनीज के इंफॉर्मेशन से हमें यह पता चलता है कि उस समय एक कमेटी था और उसके अंदर टोटल कितने सब कमेटी थे, तो टोटल 6 सब कमेटी थे, 6, ठीक है। नाउ अब ये अलग अलग 6 सब कमेटी जो थे ये अलग अलग टास्क को ये देखते थे। नाउ मगध एम्पायर डिड नॉट हैड नेवी। नहीं ये गलत बात है। आप अगर 6 सब कमेटी को अगर आप देखोगे तो उनमें से एक सब कमेटी का काम था नेवी के मैटर्स को मैनेज करना, दैट मींस नेवी जरूर रहा होगा उस समय, तो ये तो गलत हो जाएगा। मगध एम्पायर हैड सेपरेट कमिटी फॉर कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटी रिलेटेड विथ हॉर्स एंड एलिफेंट। हाँ एक कमिटी हॉर्स के लिए था, एक कमिटी एलिफेंट के लिए भी था कि हॉर्स को जो है वो वॉर में कैसे यूज करना है, मिलिट्री एक्टिविटी के लिए हॉर्स को कैसे यूज करना है, या फिर एलिफेंट को कैसे यूज करना है, तो इसके लिए भी एक अलग से सेपरेट कमिटी था। बिल्कुल ये ट्रू है, तो हम लोग देखेंगे करेक्ट पूछ रहे हैं ओनली 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ, फाइंड करेक्ट। द सेकेंड सब कमिटी फॉर कोऑर्डिनेटिंग मिलिट्री एक्टिविटी वे आर इन्वॉल्व इन। तो ये जो 6 सब कमिटी थी उनमें से जो सेकंड नंबर वाली सब कमिटी थी तो वो उसका टास्क क्या था, तो उसका टास्क हम लोग देखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट सब कमिटी थी, तो इसका टास्क यहाँ पे गिवन है, देखो, अरेंजिंग फॉर बुललॉक कार्ट फॉर कैरिंग इक्विपमेंट। तो वॉर करने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट जो है वो लगेंगे, मिलिट्री एक्टिविटी में बहुत सारे टूल्स एंड इक्विपमेंट लगेंगे, तो उनको एक जगह से दूसरा जगह पहुंचाना ये सेकंड सब कमिटी का काम था। बिल्कुल ये ट्रू है। नाउ प्रोक्योरिंग फूड एंड फॉर रूलर एंड फॉडर फॉर एनिमल्स। ये सब कमेटी का काम ये था कि रूलर जो है इनके लिए फूड का जमा करना, और इसके अलावा फॉडर जो चारा जो होता है, जो गाय बकरियां जो भी बेसिकली वॉर में जो भी हॉर्स वगैरह होंगे, एनिमल वगैरह जो भी जाएंगे, लाइक एलिफेंट जाते हैं तो उनके खाने के लिए भी चाहिए, तो जो फॉडर जो है फॉडर जमा करना एनिमल्स के लिए, और जो रूलर है उनके लिए फूड जमा करना, फूड का कलेक्शन करना, बेसिकली ये सब कमेटी का काम था। ये स्टेटमेंट गलत है। एनिमल के लिए तो करते थे, फूड वो लोग जमा करते थे, रूलर के लिए नहीं, सोल्जर्स के लिए, ठीक है, सोल्जर्स के लिए, तो ये वाली तो गलत हो जाएगी। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, रिक्रूटिंग सर्वेंट एंड आर्टिसन टू लुक आफ्टर द सोल्जर्स। हाँ ये इनका काम था कि सोल्जर्स वगैरह को देखभाल करने के लिए, उनके हेल्प के लिए और भी लोगों का रिक्रूटमेंट करना इनका जिम्मेदारी था, तो ये थर्ड स्टेटमेंट ट्रू है। करेक्ट फाइंड करना है हमें। दूसरा स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा, मतलब हमारा करेक्ट कौन सा होगा, 1 और 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। धम्म महामंता वेर गिवन टास्क ऑफ। तो धम्म महामंता जो है ये एक ऑफिशियल थे, तो इनका काम क्या था, इनका जॉब क्या था, बेसिकली कंट्रोल ऑल टेम्पल ऑफ द एम्पायर, नहीं। लर्न अबाउट अदर रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, ये भी नहीं। स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्मा, ठीक है। टू ट्रांसलेट धम्म मैसेज इन इंग्लिश, नहीं ये नहीं। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। धम्म महामंता का काम था कि ये जो धम्म वाली जो मैसेज है, जो अशोका की जो धम्म वाली जो मैसेज है, इसको दूर दूर तक पहुंचाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी देना, इंफॉर्मेशन देना।
क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ देखते हैं। मगध एम्पायर लास्टेड फॉर अबाउट हाउ मेनी ईयर्स? तो मगध एम्पायर जो है ये कितने ईयर तक ये लास्ट किया? तो चलो आप, ये एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा, तो ये आप कमेंट करके मुझे बताना, इजी सा है, ठीक है, आपके बुक में भी गिवन है, तो ये आप मुझे कमेंट करके बताना कि मगध एम्पायर जो है ये कितने सालों तक चली है। इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे वीडियो ये सेकंड पार्ट एंड होती है। और मैं जैसा कि आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, और मेरी बाकी जो पार्ट्स है वो बहुत ही जल्दी अपलोड की जाएगी। थैंक यू।